वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 11। 10 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। यूनिट 4 चली हुई है, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेक्चर 11, क्लास 12, यूनिट 4, EMI ये चला हुआ है। दो टॉपिक जो, यदि मैं लास्ट 2 लेक्चर जो हमने किए हैं उनकी मैं बात करूं तो उसके अंदर हमने एक AC सर्किट की बात की है, एक में जिसमें रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा था, सेकंड वन जिसमें इंडक्टेंस कंटेन कर रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं, AC सर्किट containing capacitance only। ये है आज का हमारा टॉपिक। यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो हमने एक AC सर्किट कंसिडर कर लिया है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है हमारे पास। जी, ये है डायग्राम इसका। यदि हम इसके बारे में बात करें तो क्या होगा भाई कि EMF से हमारे पास एक सोर्स ऑफ EMF है जिसे हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये जो EMF यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करने लग रहा है। आपको पता है कैपेसिटर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट यूनिट हमारी उसके अंदर हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। जो ये सर्किट है ये इसको चार्ज करने लग रहा है, ठीक है। कैपेसिटर ये करंट EMF है जो वो इसको चार्ज करने लग रहा है, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस की यदि हम बात करें, यहाँ पे V भी लेके चलेंगे हम, क्या होगा वो देखो, लिखते हैं पहले इसके बारे में। लेट अस कंसीडर AC सर्किट containing capacitor C with a source of alternating EMF as shown in figure। The alternating EMF is given by E is equal to E naught sin omega t। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। यहाँ तक का काम तो लगभग आपने देखा होगा कि सभी में हमने क्या किया है, एक जैसा ही किया है, ठीक है। The source of alternating EMF charge the capacitor। Let Q be the charge stored in capacitor, then potential
डिफरेंस across the capacitor is given by V is equal to Q by C। ये कौन सा है पोटेंशियल डिफरेंस भाई? जो हमने कैपेसिटर के केस में जो पढ़ा हुआ था, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और हमें पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? इन अल्टरनेटिंग ईएमएफ के। दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब जो Q बाई सी है ये इक्वल हो जाएगा किसके भाई? ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमने, ये V है ये E है, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब Q बाई सी इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। हमारे पास आ चुका है रिजल्ट। यहाँ से भी हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल टू सी ई नोट साइन ओमेगा टी एंड वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो I किसके इक्वल हो जाएगा भाई? डी बाई डी टी। Q की वैल्यू पुट करो, सी ई नोट साइन ओमेगा टी। सी ई नोट कॉन्स्टेंट है बाहर, ई नोट डी बाई डी टी किसका भाई? साइन ओमेगा टी आई। और आई इज इक्वल टू सी ई नोट साइन का क्या होगा? कोस ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा? इनटू में ओमेगा। वो डिफरेंस इंटीग्रेशन करवाया था, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो ये ध्यान रखना। साइन का प्लस कोस तो डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस कोस इंटीग्रेशन होता है। यदि एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो डिफ्रेंशिएशन, डिवाइड करवाएंगे तो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास। यहाँ तक आ गया होगा शायद आपके समझ में। बिल्कुल आसानी है, कुछ भी नहीं इस टॉपिक में। यदि आपने पहले वाला कर रखा है तो ये तो बिल्कुल आसान है। I इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नोट कोस ओमेगा टी, ये आया है भाई हमारे पास। अब मैं ये जो ओमेगा सी है इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई नोट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। भाई ऊपर जब चला जाएगा तो ये एज इसी टर्म में आ जाएगा। यदि ओमेगा सी हमारा ऊपर जाता है तो इसी तरीके से तो लिखा जाएगा, लिख सकते हैं हम इसको। और कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन ओमेगा टी प्लस, या पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये क्यों? मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको हटा देते हैं। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? कोस थीटा के। ये मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बता रखा है, ठीक है, तो वो हमने यूज़ कर दिया। अब ई नोट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की टर्म में आई की, और आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दिया इस तरीके से। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई सेकंड। यहाँ से आई नोट
इज इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी इज द पीक वैल्यू ऑफ AC and E naught is peak value of alternating EMF। ठीक है, अब यदि हम बात करें, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास। क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, करंट leads to EMF with a phase difference of π/2। मतलब इसमें क्या है, पीछे वाले में जो करंट था वो π/2 एंगल से पीछे चल रहा था, इसमें जो करंट होगा हमारे पास वो π/2 एंगल से आगे चलेगा, करंट है वो आगे आएगा, पिछले वाले में करंट पीछे था। और यदि मैं इसकी आपको जो वेव डायग्राम हम बनाते हैं उससे शायद क्लियर हो जाए, इसका जब हम वेव डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा भाई। ये तो आपको पता है, सिंपल है, किसके लिए है ये, ई के लिए, EMF के लिए। और यदि हम इसकी पहले ही वैल्यू कितनी होगी, π/2 पे, ये π/2 के साथ आगे चलने वाला है भाई, इस तरीके से ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब आप, ये है आई के लिए और ये है ई के लिए वैल्यू, क्लियरली आप देख सकते हो, ये वैल्यू 0 पे है, ये पहले ही 1 पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है। जो हमारा करंट है वो कहाँ पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये तो किसकी बात होगी। अब यदि हम बात करें यहाँ पे किसकी, फेजर डायग्राम की, किसकी बात करें हम, फेजर डायग्राम की, तो जैसे उसमें हमारे पास जो एंगल था, हम इसमें क्या लिखेंगे, जो EMF है वो π/2 फेज, जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2, और उसमें हमारा जो था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। इसमें जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में, वो देखो, यदि हम फेजर डायग्राम की बात करें, तो फेजर डायग्राम क्या कहता है इसका भाई, इस तरीके से है, सपोज करो, तो ये वही होगा हमारे पास, ई नोट की वैल्यू है, ये एंगल कितना है, ओमेगा टी। अब इस डायरेक्शन में वो इसके साथ जो ओमेगा टी है इसमें π/2 एंगल ऐड हो रहा है, ये एंगल दोबारा से भाई हमारा कितना आ गया भाई, π/, आई नोट की वैल्यू। और जो ये एंगल यदि हम फाइंड आउट करें तो ये कितना होगा, ओमेगा टी प्लस π/2 एंगल होगा। क्लियर है। इन फेजर डायग्राम
we know that angle between phasor is phase difference. Here the phase difference is of pi by 2 in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. पहले वाले में आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन भाई. इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज शोन इन डायग्राम. सिंपल है. और इक्वेशन लिखेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ई नोट साइन ओमेगा टी, और I किसके इक्वल होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के इक्वल. ये हमने डायग्राम में दिखा भी रखा है कि भाई दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पहले वाले केस में कितना है हमारा, पाई बाई 2 माइनस था, इसमें पाई बाई 2 प्लस है. ये हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे. अब यदि जैसे हमने पिछले वाले में एक रेजिस्टेंस ऑफर किया था, कौन सा था वो, जो इंडक्टर ऑफर कर रहा था वो किसके इक्वल दिखाया था, वो था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल. इसमें क्या होगा, इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कौन, कैपेसिटेंस. इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही एक तरीके से रेजिस्टेंस का ही काम करने वाले हैं जब अकेले अकेले होंगे वो, और तीनों होंगे तो भी. इंडक्टेंस के कारण कौन सा रेजिस्टेंस था, इंडक्टिव. अब कैपेसिटेंस के कारण कौन सा होगा रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. यदि पहले वाले के साथ हम लिंक करके इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, इसको चेंज करो भाई, CITATI, ये हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफर करेगा, द नेट रेजिस्टेंस offered by a capacitance is known as capacitive reactance. It is denoted by XC. Its SI unit is ohm and its dimension is also same of resistance. XC is equal to 1 upon omega C is equal to 1 upon 2 pi nu C. ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 pi nu, वेयर न्यू इज
frequency of alternating current. As we increase the value of frequency, the value of Xc decrease. As we decrease the value of frequency, the value of Xc increase, because Xc is inversely proportional to फ्रीक्वेंसी। भाई यहाँ से हमें दिख रहा है कि Xc है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यदि हम बात करें, ये तो था AC के लिए, किसके लिए था ये? AC के लिए था। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अब DC के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे होगा भाई हमारे पास 4 DC, इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी 0 होगी। Xc इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू, मतलब 1 अपॉन क्या आ गया हमारे पास? 0। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। दैट इज 4 DC capacitance offers a infinite resistance which ब्लॉक DC। क्या काम करेगा वो? DC को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ठीक है, ये था हमारे पास भाई। हमने तीनों के लिए 3 सर्किट पढ़ चुके। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अब जो इनका एक बचा हुआ है, जैसे हमने पहले वाले में रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने इंडक्टर पढ़ा, फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा। अब जो चौथा पढ़ने वाले हैं हम, वो तीनों का कम्बिनेशन होगा, जिसको LCR या RLC सर्किट हम बोल सकते हैं। वो हम अगले लेक्चर में करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप कहोगे सर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू याद कैसे रहेगी? गुड क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हुआ नहीं। हुआ कैसे नहीं? पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी भाई, तो उसमें I इज इक्वल टू E0/R साइन ओमेगा टी। ठीक, दूसरी I इज इक्वल टू E0 ओमेगा L साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। π/2 यहाँ पे क्या था हमारे पास? ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, I इज इक्वल टू E0, हमने इसको क्या लिख लिया था? 1/ωc साइन ओमेगा टी। एक सेकेंड भाई, उल्टा लिख दिया। ओमेगा टी माइनस π/2 ओमेगा टी प्लस π/2।
ये 3 इक्वेशन हमने निकाली है भाई यहाँ पे करंट की। ये फर्स्ट वाले के रेजिस्टेंस वाले केस में, ये इंडक्टर वाले में, और ये कैपेसिटेंस वाले केस में। ठीक है, तो हमें अच्छा जनरल इक्वेशन में लिखूँ तो I इज इक्वल टू V बाई आर और E बाई आर, यही होती जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है। पहले वाले में रेजिस्टेंस की जगह पे क्या था, रेजिस्टेंस ही था, तो हमने R को R ही लिखा। दूसरे वाले में रेजिस्टेंस की जगह कितना है, ओमेगा L, तो इसलिए XL जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान रहे थे, XL रेजिस्टेंस मानना था, इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा L। थर्ड वाले केस में क्या है, R की जगह पे जिसको हमने XC मानना है 1 बाई ओमेगा C, ये नीचे R आना चाहिए था, R की जगह कितना आ रहा है 1 बाई ओमेगा C। तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों वैल्यू आती है जब हम जनरल इक्वेशन को कंपेयर करते हैं यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आई है उसके साथ, तब हमें पता चलता है कि भाई ये वैल्यू रेजिस्टेंस की आई। किसके केस में है ये, इंडक्टर के केस में, इसलिए हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये किसके केस में है, कैपेसिटर के केस में, इसलिए हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसी रीजन से ये दो रेजिस्टेंस, इसको भी हम क्या मान के चलते हैं, ये दोनों भी क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम LCR सर्किट पढ़ने वाले हैं, मतलब जो अब इन 3 दिनों में हमने लास्ट जो लेक्चर में किया है उसका कॉम्बिनेशन सभी को इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आना है, उसकी स्टडी करनी। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, यहीं तक है। थैंक यू।